तो फिर एक बार दोपहर का नमस्कार है आप सभी को, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड आफ्टरनून। और हम लोग कल जहां थे उससे आगे बातचीत करेंगे आज। कल हड़प्पा सभ्यता पे बातचीत की स्टार्ट हो गई थी और पाषाण काल कंप्लीट हो गया था। राइटिंग के बारे में कुछ मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है कि उत्तर लेखन में किन बातों का ध्यान रखते हैं। सारी बातें बताने के बाद मैं कहीं रुक करके फोर्स करता हूं कि ये वाला काम करना है, तो ये ध्यान रखिए। सारी बातें कहीं ना कहीं महत्व रखती है तभी बता रहा हूं मैं आपको, पर जहां रुक करके मैं बार बार फोर्स कर रहा हूं कि नहीं आपको कंटेंट याद रखने और घर पे राइटिंग करनी है, तो सबसे जरूरी का काम है आपके लिए। वहां ठीक है तो फिर अगला स्टेप है लेवल 1 पे राइटिंग करिए, वहां ठीक है तो अगला स्टेप है लेवल। यानी आपको पूछने की जरूरत नहीं है, जंप मत करिएगा किसी भी स्टेप को। हर व्यक्ति को हर समय कोई गाइड करने के लिए उपलब्ध नहीं रहता है, इसलिए बताने के तरीके में भी हम लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप खुद अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड करते चले जाइए। आप पूरे क्लास के साथ जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, कंटेंट को याद रखने पे और घर पे लिखने पे थोड़ा ध्यान दे दें, लेवल 1 की राइटिंग कर ले सीधे सीधे सवालों को पूरे क्लास के साथ, तब भी बहुत अच्छे प्रोग्रेस के साथ वो कोचिंग को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि उसके बाद जब चीजें याद हैं तो 2-3 महीने की राइटिंग से चीजें काफी बदल जाती हैं, लेकिन एकदम से याद नहीं है। और फिर अभी तो स्टार्ट ही हुआ क्लास, मान लीजिए, है ना, अभी क्लास आपका स्टार्ट हुआ इसलिए अभी ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे मैं कहता हूं ना बार बार, जब टॉपिक आपके पास खूब सारे हो जाएंगे फिर देखिएगा ना कितनी बातें याद रहती हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम लोगों ने कल वैसे तो एक थोड़ा सा समझने के लिए भी बता दिया था आपको कि देखो ये शहरी सभ्यता है और इसके जो लक्षण वगैरह हैं, है ना, कुछ सामान्य मुद्दों पे हम लोग बात कर रहे थे, है ना, सामान्य चर्चा हो रही थी। इसमें हम लोगों ने कालखंड के बारे में आपको एक्सप्लेन थोड़ा कर दिया था कि हड़प्पा की तिथि क्या मानी जाती है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। उसके पहले वाले को प्री हड़प्पा और उसके बाद वाले को पोस्ट हड़प्पा। हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा के पश्चात, तो पूरे हड़प्पाई क्षेत्र में। कालखंड के बाद नामकरण के बारे में थोड़ा सा बता दिया था कि पुरातत्व विज्ञान में क्या परंपरा है, नाम कैसे रखे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं इसको, सिंधु नदी घाटी सभ्यता लंबे समय तक कहा जाता है, आज भी कहते हैं। आजकल सरस्वती नदी घाटी सभ्यता शब्द का भी प्रचलन कहीं कहीं, बट इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही रहेगा क्योंकि ऐसा नियम बना रखा है दुनिया के विद्वानों ने। सरस्वती क्यों कहते हैं, क्योंकि घग्गर और हाकरा नदी जो है इसको वैदिक काल में सरस्वती कहा गया है, उस नदी को। ठीक है, तो ऐसा विद्वानों का मानना, ये जो नदी है गंगा, यमुना और सरस्वती 3 महत्वपूर्ण नदियां थी। सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है भारत में, तो ऐसा माना जाता है जो घग्गर और हाकरा नदी है वही नदी सरस्वती नदी है। तो एक क्योंकि लेटेस्ट चलता रहता है तो हमने उसको भी अंडरस्टैंडिंग के तौर पे ले लिया क्यों कहते हैं। नामकरण के बाद हम लोग प्रसार की बात कर रहे थे। प्रसार वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहीं पे मैंने कहा था आप मैप, किताब में जो मैप दिया हुआ उसको भी थोड़ा बहुत देखिएगा। कभी कभी किताब में मैप बहुत छोटे लगे तो मोबाइल पे उसका फोटो खींच लीजिएगा, उसको इनलार्ज करके बहुत आराम से देखिएगा। ठीक है, कहां पे कैसे कौन से साइट्स हैं। जो नोवन साइट्स हैं वो तो ठीक है, कुछ नए नए साइट्स भी होंगे, देखते रहने से, थोड़ी पढ़ते रहने से आदत सी पड़ी रहती है, हाँ ये सब भी स्थल है। अब ऐसे तो देखो प्रमुख स्थल 1000 से ज्यादा हैं, लगभग चिन्हित साइट 3000 के आसपास पहुंच गए हैं, तो कितना याद रख पाएंगे आप, ये वाली बात भी है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी कुछ बात कर रहे थे हम लोग। अफगानिस्तान में 3 स्थलों की कल आपसे बात हमने कर ली थी, सोर्तुगुई, बदखशा और मुंडिका। जैसे मान लो हमने सोर्तुगुई एक जगह है, बगल में हमने कहा नहर के साक्ष्य, तो ये 6ठी और 12वीं वाली एनसीईआरटी में इसका उल्लेख है। अभी जो एनसीईआरटी चलती है, तो क्लास जब हम वो ले रहे होते हैं ना, तो उसमें एनसीईआरटी वगैरह की चीजें भी ऑटोमेटिक कवर, काफी कुछ कवर होती चली जाती हैं। आप तो पढ़ोगे ना केवल, बस हमें लगता है कि नहीं ठीक है, इन्फॉर्मेशन इसको ले लेते हैं अपने नोट्स के अंदर, कभी ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए। तो ऐसे बताना नहीं है मुझे हर बार कि देखो ये यहां से है, यहां से, बस जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ वहां मेंशन है उसके बारे में। सोर्तुगुई, बदखशा
एक ना कीमती पत्थर होता था, उसके लिए बदखशा को जाना जाता था, और एक मुंडीगढ़। तीनों हमने एक्सप्लेन कर दिया था आपको, कल वाली क्लास में बता दिया था। पाकिस्तान में हमने सिंध नदी क्षेत्र में बहुत सारे स्थल हैं। इसमें 4 जो ज्यादा प्रमुख हैं, प्रोमिनेंट हैं, उनका नाम भी ले लिया था हम लोगों ने, जिसमें मोहन जोदाड़ो और चान्हू दाड़ो, ये 2 इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हैं जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो रहमान ढेरी, तरकाई किला, अमरी, कोट दीजी, बुरड़ जोधरो, लोम जोधरो, ऐसे करके बहुत सारे और भी स्थल हैं यहाँ पे। जीएस में 2 स्थल के बारे में कुछ कुछ जानकारी हमें रखनी पड़ती है, मोहनजोदाड़ो के बारे में और चान्हू के बारे में। पाकिस्तान में ही आपने देखा होगा, पंजाब पड़ता है पाकिस्तान में भी एक, वहां पे हमने हड़प्पा की बात की थी आपसे। सबसे पहले हड़प्पा में ही एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने शुरू किया था। ठीक है, और ऐसे ही जब आप पाकिस्तान का मैप देखेंगे, जैसे मान लो हम सपोज एट ये इधर पाकिस्तान का मान लो इलाका है, तो ये इलाका जो पाकिस्तान का है ना, ये अरब सागर को टच करता चला जाता है, अरब सागर का इलाका। ठीक है, जब मैप पर देखेंगे आप, है ना, तो अरब सागर वाले क्षेत्र में देखेंगे आप सुतका चंदोर, सुतका को, बालाकोट, ऐसे करके। ठीक है, अब 3 और भी स्थल हैं हमने लिया था, तो ये पंजाब के, सॉरी, पाकिस्तान के प्रमुख स्थल हो गए। हड़प्पा सभ्यता का प्रसार ना आज के 3 राष्ट्रों में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है और हिंदुस्तान में है, भारत में है। ठीक है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का उल्लेख हो गया था। इसी कड़ी में आगे हम लोग भारत या हिंदुस्तान की बात करने वाले थे, लेकिन अब भारत में लिखते चलेंगे आप। भारत में 1 बाय 1 शुरू करते हैं हम लोग। भारत में सबसे पहले ले लीजिए आप पंजाब, भारत के पंजाब से। पंजाब में रोपड़, ठीक है, रूपनगर या रोपड़ एक प्रमुख स्थल है। हर जगह बहुत सारे स्थल, जैसे बाड़ा है, संघोल है। ठीक है, मैं नाम बस ऐसे ले रहा हूं, बट जीएस में सबसे प्रोमिनेंट स्थल की बात करते हैं, नहीं तो फिर करंट में कुछ न्यूज में रहता तो उसको फॉलो करते हैं हम लोग। ठीक है, पंजाब की हम लोगों ने बात कर ली, यहीं पे देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के 2 फेमस स्थल हैं, एक है बनावली और एक है राखी गढ़ी। इस समय राखी गढ़ी को ना पूरे हड़प्पा के जितने भी स्थल हैं उसमें सबसे बड़ा साइट माना जा रहा है, एरिया वाइज क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये सबसे बड़ा स्थल माना जा रहा है इस समय राखी गढ़ी को, हड़प्पा के जितने भी स्थल हैं। ठीक है, तो हरियाणा में 2 प्रमुख स्थल हो गए आपके, बनावली और राखी गढ़ी। पंजाब हरियाणा के बाद एक राजस्थान भी लिखी ले। फेमस स्थल है राजस्थान में कालीबंगा, राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये कालीबंगा, फेमस स्थल है ये भी बहुत। राजस्थान के बाद हम लोग बात कर लें गुजरात। आप जैसे गुजरात को देखते हैं ना, तो ये वाला इलाका कच्छ का इलाका कहलाता है गुजरात में, और ये इलाका कठियावाड़ का इलाका कहलाता है। ज्योग्राफी में आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को। तो गुजरात का कच्छ का क्षेत्र और कठियावाड़ का क्षेत्र जो उसका नाम है ना, तो गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में लिख लें आप। कच्छ वाले क्षेत्र में एक बहुत फेमस स्थल है धौलावीरा। एक फेमस स्थल है धौलावीरा कच्छ वाले क्षेत्र में। ठीक है, धौलावीरा। यहां पे एक और स्थल है सुरकोतदा, सुरकोतदा। एक और स्थल है देसलपुर।
देसलपुर, धौलावीरा, सुरकोतदा। इधर से कुछ हुआ है, कोई बात नहीं, किधर से भी हो, ठीक है। ठीक है, कच्छ वाले क्षेत्र में देसलपुर, धौलावीरा और सुरकोतदा। ठीक, ऐसे ही काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़ वाले क्षेत्र में बहुत फेमस स्थल है आपका लोथल, रंगपुर, रोजदी, जगहों के नाम है लोथल, रंगपुर, रोजदी। अभी जो प्रमुख प्रमुख स्थल है जैसे लोथल है ना, यहां पे जैसे धौलावीरा हमने ले लिया, ठीक, राजस्थान में हमने कालीबंगा ले लिया, ठीक है, यहां पे राखी गढ़ी और बनावली हमने ले लिया, ठीक है। आप समझ लीजिए ये जो स्थल है ना, बनावली, राखी गढ़ी, कालीबंगा, ये हड़प्पा के सबसे प्रमुख स्थल हैं। और पाकिस्तान वाले में जो हड़प्पा है वो, और इधर मोहनजोदड़ो और चान्होदरो, 7-8 जो प्लेस हैं प्रोमिनेंट हैं, इसको प्रायोरिटी में हमेशा ऊपर रखा जाता है पढ़ने के दौरान। बाकी सब तो स्थल हैं, सारी विशेषताएं मिलेंगी हड़प्पा सभ्यता की, वहां भी किताबों में इन्हीं 7 स्थलों का ज्यादा उल्लेख मिलेगा आपको, ठीक है। तो रंगपुर, रोजरी और भी है, प्रभास पाटन वगैरह। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात हो गया आपका। एक लिख लें आप महाराष्ट्र में दैमाबाद, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, महाराष्ट्र में दैमाबाद, ठीक है, आलमगीरपुर, महाराष्ट्र में दैमाबाद। और जम्मू में कर लें आप, एक जगह है मांदा, ठीक है। तो आज के हिसाब से देखेंगे आप कि अभी हम लोग पंजाब, भारत का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू, महाराष्ट्र और यूपी, ठीक है, इन सब जगहों से आपको हड़प्पाई सभ्यता के साक्ष्य परिपक्व चरण के बाद, हड़प्पा का मतलब परिपक्व चरण, जो शहरी सभ्यता उसके साक्ष्य में मिल रहे हैं, ठीक है। कभी आप ऐसे इसको देखेंगे तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में इसका एक केंद्र मिलेगा आपको, सबसे पूर्व की तरफ उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सबसे ऊपर में मांदा हो जाएगा नॉर्थ में, ये हो गया आपका आलमगीरपुर, ये हो गया आपका मांदा, यहां पे कहीं आ जाएगा दैमावेद, और यहां पे कहीं आ जाएगा सुतका जंडोर, सुतका को। कभी कभी आप पढ़ेंगे सबसे नॉर्थ में स्थल कौन सा था, तो मांदा, जम्मू वाला, ऑब्वियस है जम्मू ऊपर में है। सबसे ईस्ट में कौन सा स्थल है, तो यूपी का आलमगीरपुर। सबसे साउथ में कौन, गुजरात से नीचे तो महाराष्ट्र आ जाएगा, दैमाबाद। और वेस्ट में कौन सा है, तो सुतका जंडोर, सुतका को, जो हमने बताया था अरब टाइप। किताबों में कभी कभी लिखा रहता है, लिखने की जरूरत नहीं, बस सेंस लगाने की जरूरत है, वेस्ट में कौन है, ईस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया हो जाएगा। जो जो हमने राउंड लगाया है वो स्थल ज्यादा महत्व रखते हैं। कभी भी आप किताब पढ़ें, प्रैक्टिस करें, उनमें हमें ज्यादा ध्यान देते रहना है, क्लास में भी ध्यान देने वाले हैं उसके ऊपर हम अभी, ठीक। तो हम लोग इस समय चल रहे हैं सामान्य चर्चा में, ठीक है। हमने क्षेत्रीय प्रसार की भी बात आपसे कर ली कि हड़प्पा का प्रसार कहां कहां हमें दिखाई पड़ता है, क्लियर। क्षेत्रीय प्रसार के बाद हम लोगों ने कहा इसमें 2 चीजें और पढ़ेंगे हम, एक तो हड़प्पा का ओरिजिन, उदय, और दूसरा हम पढ़ेंगे हड़प्पा की राजनीति के बारे में, ठीक है। क्षेत्रीय प्रसार के बाद नोट करके आप एक पॉइंट लिख लेंगे, आप नोट करके, ये जरूरी है। लिखें आप, हड़प्पा से या हड़प्पा सभ्यता कर लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता से लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं,
लिपि यानी लिखावट के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसी के बारे में अब ये क्यों मैंने यहां शुरू में बता दिया, यानी हड़प्पा के बारे में सामाजिक जीवन कैसा है, धार्मिक जीवन कैसा है, जब उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ा ही नहीं जा सका तो फिर एक बार हम अनुमान के आधार पर ही बोलेंगे। लेकिन ये जो मानना है विद्वानों का कि नहीं, लिखना वो जानते थे हड़प्पावाद। ये वो विद्वान होते हैं जो दुनिया के प्राचीन सभ्यता संस्कृति की लिपि के बारे में अध्ययन, हमने पहले भी कहा, यदि कुछ निष्कर्ष आ रहा है तो सड़क चलते हुए पान चाय की दुकान से कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा है। अपने अपने फील्ड के ये सब एक्सपर्ट है जो अनुसंधान करते हैं और फिर कोई बात कहते हैं, किताबों में उसको जगह दी जाती है। ठीक है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसी के बारे में लिखे, लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है। लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफिक है, भाव चित्रात्मक है। जैसे मान लो, सपोज दैट, जैसे ऐसा एक अक्षर मान लो बना हुआ है, तो अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता था? जैसे मछली मान लो बना हुआ है, सपोज दैट, ठीक है, तो मछली जैसी तस्वीर बनी हुई है, यू आकार की तस्वीर बनी हुई है ऐसे करके, तो किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा है? और ऐसे बहुत सारे बहुत जगह मिल रहे हैं, बर्तनों पे मिल रहे हैं, मुहरों पे मिल रहे हैं, ठीक है, अलग से पत्थर का एक वो बना हुआ है, मतलब साइन बोर्ड, उस पे मिल रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों मिल रहे हैं ऐसे। मतलब विद्वानों ने गिन करके भी बता दिया कि लगभग 250 से लेकर 400 तक ऐसे ऐसे चित्र हैं। पर इसको पढ़ा क्या जाए? यदि पढ़ना एक बार आ जाए तो फिर बहुत कुछ उनके बारे में हम दावे से कहना भी, तो इस लिपि को कहा जाता है भाव चित्रात्मक, और विद्वान इसको कहते हैं वुस्ट्रोफेदन। जो विद्वान होते हैं इस लिपि को कहते हैं वुस्ट्रोफेदन। वुस्ट्रोफेदन में क्या होता है? राइट से लेफ्ट और फिर लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। ठीक है, ये कैसे लिखा जाता है? राइट से लेफ्ट और फिर लेफ्ट से राइट। बताता हूं, हम लोग कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट फिर लेफ्ट से राइट। यदि हड़प्पा की लिपि तो कैसे चलेगी? राइट, यानी इधर से लिखते हुए इधर आएंगे, फिर ये इधर से लिखते हुए इधर जाएंगे। ठीक, तो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ठीक है, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। ठीक है, वुस्ट्रोफेदन भाव चित्रात्मक है। तो नोटिसेबल बात क्या, हमने क्यों लिखवाया? ये जानने के लिए कि आगे जब हम बार बार अनुमान व्यक्त करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि हाँ लिपि के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक, और लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया तो अनुमान ही व्यक्त किया जाएगा यहां पे भी। जैसे पाषाण काल में हम अनुमान व्यक्त कर रहे थे ना, वैसे यहां पर भी हम अनुमान व्यक्त करके ही अपनी बात कहने वाले हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा हम क्या देखते हैं, हड़प्पा के इतने सारे स्थल हैं, बट उत्खनन देखा जाए प्रतिशत में तो 5% से भी कम क्षेत्रों का एक्सकेवेशन हुआ है। ठीक, और उत्खनन दो तरह से होता है। कभी ऐसी किताब पढ़ेंगे तो किताब में जिक्र भी दिया हुआ है शर्मा में भी। जैसे मान लो ये पूरा इलाका एक कंप्लीट, सपोज दैट ये कोई टीला है, माउंड है, उत्खनन करना है, तो एक तरीका क्या होगा कि एक सिरे से उत्खनन करके पूरे इलाके का उत्खनन कर लिया जाए, और एक क्या होता कि नहीं, वो डिसाइड करेंगे कि कहां से उत्खनन करें, किसी एक हिस्से से उत्खनन शुरू करेंगे, वो किसी एक कोने से या बीच से या पीछे वाले, तो पूरे हिस्से का उत्खनन हो गया, इसको कहते हैं क्षैतिज उत्खनन, हॉरिजेंटल एक्सकेवेशन कहते हैं। बहुत पैसा लगेगा इसमें, मजदूर, टेक्नोलॉजी, रख रखाव,
और किसी एक छोटा सा हिस्सा का मतलब कि भाई उन्होंने तय कर लेने ये 10 फीट वाले एरिया का उत्खनन करते हैं, मान लो जहां हम है इसी का उत्खनन केवल किया जाए, बाकी सब छोड़ दिया जाए। टफ होता है, रिस्क होता है, बट थोड़ा तो पैसे कम इसमें लगते हैं। इसको कहते हैं लंबवत उत्खनन, इसको कहते हैं वर्टिकल एक्सकेवेशन। तो बहुत कम एक्सकेवेशन हुआ और जो भी हुआ वो वर्टिकल ही मैक्सिमम हुआ है। कुछ ही शहरों का हॉरिजॉन्टल होता है, जो बड़े बड़े जिनका हमने नाम लिया, इसलिए उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक, तो हम आगे जब कुछ भी पढ़ेंगे तो ये चीज बार बार आएगा, उत्खनन एक सीमा है और लिपि पढ़ा नहीं गया अब तक, तो हम अनुमान ही व्यक्त करते हैं। ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट और लिख लें आप, ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए भी लिखा रहा हूं, हड़प्पाई मुहर बर्तन इत्यादि से लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पाई मुहर, मुहर यानी सील, इंग्लिश में सील कहते हैं इसको, है ना। हड़प्पाई मुहर बर्तन इत्यादि से लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव के लिए भी होगा, हड़प्पा से लिपि मिली है, हाँ मिली है, क्या उसे पढ़ा गया है, नहीं। लिपि को कहते क्या, भाव चित्रात्मक। लिखावट कैसे थी, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। कहां से ज्यादातर साक्ष्य मिलते हैं, मुहरों से, बर्तनों से लिखावट के साक्ष्य मिलते हैं। हिस्ट्री आप में से किसी ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हो तो 3 शब्द से वाकिफ होंगे वो, एक प्री हिस्ट्री, एक प्रोटो हिस्ट्री और एक हिस्ट्री। भारत में जब हम इतिहास पढ़ते हैं ये भी सुनने योग्य बातें हैं। प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास, जो पाषाण काल पढ़ रहे हैं वो प्राक इतिहास का हिस्सा है। प्री हिस्ट्री का मतलब है लिखित साक्ष्य नहीं है। हिस्ट्री का मतलब है जहां से लिखित साक्ष्य है। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब लिखित साक्ष्य तो है लेकिन अब तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो हड़प्पा के लिए कभी कभी आप देखोगे प्रोटो हिस्ट्री वर्ड का भी यूज होता है। ठीक है, क्योंकि लिखित साक्ष्य है लेकिन अब तक उसको पढ़ा, वरना 2 ही हिस्से होते हैं, या तो प्री हिस्ट्री या हिस्ट्री। ऐसे देखो, इसको हम हटा भी दें मान लो प्रोटो हिस्ट्री को, तो 6 लाख ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईसा पूर्व तक, ठीक है, लगभग 600 BC तक प्री हिस्ट्री है, और 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर अब तक, लेकिन आज से 2600 साल से लेकर के अभी तक की बात कर लें, आज से ठीक 2600 साल पहले उसके आसपास हमें लिखित साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसको पढ़ा भी जा सका है अब तक। ऐसे करके डिवीजन कभी कभी किताबों में समझाने के लिए यूज किया जाता है, तो एक बार बस सुना हुआ रहेगा आपका। प्री हिस्ट्री यानी लिखित साक्ष्य नहीं है, हिस्ट्री यानी लिखित साक्ष्य है, प्रोटो हिस्ट्री यानी लिखित साक्ष्य है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। उसमें केवल हड़प्पा वाले को रखते हैं प्रोटो हिस्ट्री में, वरना डिवीजन 2 ही होता है, प्री और हिस्ट्री। चलिए, लिपि की बात कर ली हम लोगों ने। अब हमें बात करना है हड़प्पा सभ्यता के उदय के बारे में, उत्पत्ति या उदय। एक छोटी सी बात फिर हम यहां समझ लेंगे, तब 2-3 लाइन। अभी देखो, मेंस में सवाल किस पे आएगा, पीटी में किस पे आएगा छोड़ दीजिएगा, ये सब मेंस में सवाल नहीं आएगा आपके, ऑप्शनल में आता है, जीएस में नहीं आना है, क्योंकि फिर ये थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है ये, है ना। बट हमें कॉन्सेप्ट जानना है। पीटी में हो सकता है आपसे कुछ पूछ ले, आपसे 4 स्टेटमेंट पूछेगा, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आ जाएगा उदय के बारे में भी। हमें पता हो कि हमें किस रास्ते पर चलना है, स्टैंड क्या लेना है। कल मैंने आपको समझाया था कि देखो, ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता कैसे बनी, इसके पक्के वाले प्रमाण, मतलब जो लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन जैसे हड़प्पा के समकालीन मिस्र में, मेसोपोटामिया में हुआ था कि ग्रामीण संस्कृति से शहरी संस्कृति की तरफ
संक्रमण हुआ था। हड़प्पा में भी वैसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम लोग, जैसे कोई एक स्थल है, ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको, मान लो इस स्थल से हमें नगर नियोजन का साक्ष्य मिल गया, यहां से हमें पक्की ईंटों का साक्ष्य मिल गया, यहां से मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मिल गया, यहां से हमें अच्छे उपकरण का साक्ष्य मिल गया, मोहरों का मिल गया। हर एक क्षेत्र की अपनी पहचान हो जाती है। अब मान लो ये मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जा रहा है, ये मोहरों के लिए जाना जा रहा है, ठीक है, ये किसी और चीज के लिए जाना जा रहा है, नियोजन के लिए जाना जा रहा है, ये किसी और चीज के लिए जाना जा रहा है। आस पास में आदान प्रदान शुरू हो जाएगा, इसकी अच्छी बातें ये ले लेंगे, इसकी अच्छी बातें। हड़प्पा की जितनी भी विशेषताएं ना 2600 ईसा पूर्व से पहले लगभग किसी न किसी क्षेत्र में वो आकार लेने लगे थे। जैसे रहमान ढेरी एक इलाका है, सिंध क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे नियोजन के साक्ष्य मिलते हैं 2600 ईसा पूर्व से, और देखते देखते नियोजन सभी हड़प्पा सभ्यता में दिखाई पड़ता है। कोटदीजी का मिट्टी का बर्तन बड़ा यूनिक था, और पूरे हड़प्पा सभ्यता में कोटदीजी के मिट्टी के बर्तन ही आपको देखेंगे उसी टाइप के। क्या होता है, मान लो वजीराबाद में कुछ अच्छी चीज मिल रही है हमें, गांधी बिहार में कुछ अच्छी चीज मिल रही है हमें, मुखर्जी नगर में मिल रही, तो आदान प्रदान तो हो जाएगा। तो चीजों को लोग एडॉप्ट करते हैं, बेहतर है तो, और उसका प्रयोग उपयोग, तो ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे जब विकास होता है तो हर संस्कृति उन्नत जीवन की तलाश में कुछ बेहतर करते रहते हैं, हर समाज के लोग, तो जिसकी जो अच्छी विशेषता थी उसके बीच में आदान प्रदान होता है, और इस प्रकार हम देखते हैं उन्नत जो संस्कृति का निर्माण या विकास। पूरी दुनिया में यही पैटर्न है, तो हड़प्पा में भी यही पैटर्न। अब क्योंकि जब एक्सकेवेशन हुआ, उत्खनन शुरू हुआ, हम उस समय गुलाम थे, 1921 की बात है, भारत में असहयोग आंदोलन भी चल रहा था उस समय, और अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में बैठा रखा था इतिहास की किताबों में कि भारत के लोग शासन करने में सक्षम नहीं है, भारत के लोग धार्मिक दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, भारत पर हमेशा विदेशियों का शासन होता रहा है। ये सब दिमागों में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई किताब वही पैटर्न पे आज भी पढ़ाई होती है, बट अब तरीका बदल गया है, विषय वस्तु बदल गया है उसके। उन्होंने दिमाग में ऐसा बैठा रखा था। तो जब हड़प्पा की जानकारी मिली कि ये बहुत विकसित पूरा क्षेत्र है ये, तो अंग्रेजों ने शुरू से कहना शुरू कर दिया कि ये भारतीयों की देन नहीं है, भारत के लोग इतनी अच्छी सभ्यता नहीं बना सकते हैं। अंग्रेजों को भारत में शासन करना था, शासन करने के लिए विचारों के माध्यम से, यानी बार बार ये बैठाना कि तुम इतने योग्य नहीं हो, ठीक है, तुम इतने योग्य नहीं हो, इस तरह की बात दिमाग में। तो उस समय जितने भी विद्वानों ने उत्खनन किया, सबने ये बात कहना शुरू किया, ये जो शहरी सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता, जरूर बाहर के लोगों ने आकर इसे बसाया, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में एक थियोरी स्थापित किया था, भारत पर हमेशा बाहर से ही शासन होता रहा है, मुगल बाहर से आए, तुर्क बाहर से आए, इसलिए अब हम अंग्रेज बाहर से आए और आप पे हम शासन। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो हड़प्पा की उत्पत्ति के संबंध में एक माना जाता है कि बाहरी प्रभाव, यानी मेसोपोटामिया के लोगों ने सभ्यता का विकास, जैसे जैसे अनुसंधान बढ़ता गया, आजादी के बाद ये देखा गया मेसोपोटामिया की लिपि ही अलग है, उसको पढ़ा जा चुका है, हमारी लिपि अलग है। जब वही लोग थे तो फिर लिपि कॉमन क्यों नहीं थी, या उनकी लिपि एक भी क्यों नहीं मिली भारत में, इतना उत्खनन हो गया है। उनकी तुलना में हमने पक्की ईंटों का ज्यादा उपयोग किया है, उनकी तुलना में हमने पक्की ईंटों का, उनसे बेहतर हमारे यहां जल निकासी व्यवस्था है। ऐसे ऐसे करके दर्जनों अंतर हैं जो ये बताता है कि ये ठीक नहीं है कि मेसोपोटामिया से भारत हड़प्पा सभ्यता का विकास। तो एक तो इस तरह की बातें आती हैं, इन सब पे तर्क चलता है, जैसे गॉर्डन चाइल्ड ने, मार्टिमल विरल ने, जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी ने, एमएस वत्स ने, किसने क्या कहा, इस तरह की जो बातें होती है ना, आर्कियोलॉजिस्ट के नाम, इतिहासकारों के नाम, जीएस में, पीटी में, मेंस में इसका कोई रोल नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण नाम जैसे दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, दो चार नाम और आ जाएंगे, इसकी जरूरत हमें ऑप्शनल में पड़ती है। कई बार क्या होता है, विद्वता झाड़ने के चक्कर में, मतलब दिखाने के चक्कर में हम सब आपके ऊपर थोप देंगे, मेरा क्या जाता है, आप पढ़ लीजिए। पर मैं हमेशा से रिस्क लेता हूं, ये बात क्लियर करता हूं कि नहीं, ये काम आपको नहीं करना है। उसका कारण ये है कि मैटर तो मैं भी उपलब्ध करा दूंगा किसी न किसी रूप में, क्लास में वही पढ़िए जो मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट,
फिर मैं यहां क्यों हूं? किताब की बातों को ही कॉपी करनी तो फिर मेरी क्या भूमिका और आपको क्लास में आने की क्या जरूरत है? ऐसा मैं क्यों करता हूं? तो ऑप्शनल और जीएस में अंतर होता है। प्लस जीएस के क्वेश्चन पेपर इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, हड़प्पा के कम से कम 10-12 सवाल उठा के देखिए, ऐसा कोई सवाल नहीं आता है। ये तो चेंज होता रहता है, ऑप्शनल के बच्चे पढ़ते हैं इसको थोड़ा बहुत, ठीक। तो कहा गया विदेशी उत्पत्ति, ये मत खारिज हो गया। फिर एक अमलानंद घोष हैं, कालीबंगा में अध्ययन किया, बलूचिस्तान में अध्ययन किया, और फिर उन्होंने बताया कि नहीं भाई देखो, स्थानीय स्तर के जो ग्रामीण संस्कृति थी वहां अधिशेष उत्पादन हुआ, फिर इन संस्कृतियों में उन्नत विशेषताएं आई, फिर आदान प्रदान हुआ, इससे एक शहरी संस्कृति का निर्माण हुआ। कब कैसे कैसे हुआ लिखित रूप में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में भी यही पैटर्न है और भारत में भी यही पैटर्न। आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ होगा, तो एक लाइन में स्थानीय संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता का उदय हो सकता है, बाहरी संपर्क से सभ्यता का विकास हुआ हो, बट शहरी सभ्यता का उदय तो स्थानीय संस्कृतियों से ही हुआ है। हमें बस 2 लाइन लिखना है ताकि कभी ऑब्जेक्टिव में कोई स्टेटमेंट है तो आपको पता रहे कि हमें इस पे स्टैंड लेना है। स्थानीय संस्कृति का मतलब जैसे मान लो कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, राखी गढ़ी है, बनावली है, वहां पे आसपास पहले से लोग मौजूद हैं, कहा जाता है उन लोगों ने ही सभ्यता का विकास किया है, शहरी सभ्यता का। ठीक है, तो इसी संदर्भ में 2-3 लाइन जरा उदय के बारे में आप लिख लीजिए। आप लिखें, हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 प्रकार के मत प्रचलित हैं। 2 प्रकार के मत प्रचलित हैं। मत प्रचलित हैं, देखें, एक तरफ विदेशी उत्पत्ति, विदेशी उत्पत्ति का मत है, विचार है। देखिए, ऐसा कहा जाता है, इसी में लिखेंगे, ऐसा कहा जाता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने इस सभ्यता का विकास, मेसोपोटामिया के लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया होगा। अच्छा देखो, इसके भी तर्क हैं। मेसोपोटामिया से हड़प्पा के अच्छे संपर्क हैं, वहां शहरी सभ्यता है, पक्की ईंटों का प्रयोग है, कुछ नियोजन है, कुछ कुछ मिलते जुलते फीचर हैं। ऐसा नहीं कि एकदम हवा में बात कह दी गई, कुछ तर्क हैं। बट अंग्रेजों ने यह बात इसलिए थोपी उस समय, ये साबित कर सके कि भारत के लोग शासन करने में सक्षम, भारत में हर अच्छी चीज बाहर वाले ही आकर करते हैं। उनको अपने शासन को भी सही ठहराना होता था। जिस तरह का विचार डाला जाएगा वैसे ही विचार हो जाते हैं, है ना। इसी में लिखें, हालांकि आधुनिक अनुसंधान में कई कारणों से, तो आधुनिक अनुसंधान में कई कारणों से इस मत को कई कारणों से इस मत को महत्व नहीं दिया जाता है। देखिए आप, जैसे दोनों की लिपि में अंतर, दोनों की लिपि में अंतर, कॉमा
नगर नियोजन एवं जल निकास प्रणाली, नगर नियोजन एवं जल निकास प्रणाली में अंतर इत्यादि, अंतर इत्यादि। ठीक है, हड़प्पा का बेहतर माना गया है। तो ऐसे बहुत सारे और भी अंतर हैं, यहां हाथी है, चावल है, ऐसे बहुत सारी बातें गिनती की बता दी जाती हैं। तो ये बताया जाता है कि भाई वहां के लोग अपने सब बेहतर सभ्यता यहां क्यों बसाएंगे आकर के, इसका कोई उत्तर नहीं मिल पाता है। तो इस मत को अब उतना महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक, अच्छा, ये दोनों बातें रामचंद्र शर्मा की किताब में भी जो मैं लिखा रहा हूं, ये सब पॉइंट है वहां पे भी, ये सारी बातें वहां मेंशन है ना। इसी में अगला पॉइंट लिखे, लिखे अधिकांशतः विद्वान स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों से शहरी सभ्यता में परिवर्तन, शहरी सभ्यता में परिवर्तन के मत का समर्थन करते हैं, परिवर्तन के मत का समर्थन करते हैं। ठीक है, मत का समर्थन करते हैं। तो मैक्सिमम विद्वान अब इस मत का समर्थन करते हैं कि नहीं, स्थानीय संस्कृतियों से, जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल देके बताया, एक जगह नियोजित मकान के साक्ष्य मिल रहे हैं, नियोजित शहर के साक्ष्य, तो दूसरे ने अडॉप्ट किया, तीसरे ने अडॉप्ट किया। एडॉप्ट कब कैसे किया, किसके नेतृत्व में किया, ये पता नहीं चल पाता है। एक जगह बहुत स्पेशल मिट्टी का बर्तन है, एक जगह मोहर है, एक जगह मनका है। ठीक है, तो एडॉप्ट तो किया लोगों ने आपस में, बट कब कैसे किया और किसके नेतृत्व में किया। और लगभग 600 वर्षों तक यह माना जाता है, वैज्ञानिक प्रमाण है कि ऐसा रहा। तो कैसे सस्टेन करेगा 600 वर्षों तक, ये सबका उत्तर नहीं मिल पाता है। वरना इसके तो बहुत सारे उत्तर हैं कि स्थानीय लोगों से इसका विकास हुआ है, बहुत सारे प्रमाण हैं इसके। ठीक है, तो कभी भी हड़प्पा के उदय को कैसे देखा जाता है, तो स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों के विकास का परिणाम। कभी भी स्टेटमेंट है तो हमें स्टैंड हमेशा इसी पे लेना है, इस मत को सही मानना है, ये स्वीकार्य मत है भारतीय इतिहास में अब। ठीक है, इसमें अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है अब इस तरह की। तो हम लोगों ने उदय की बात कर ली है ना, तो ज्यादा कुछ था नहीं, ऐसे ऑप्शनल में थोड़ा आर्गुमेंट लेना पड़ता है। मत नंबर 1 फिर खंडन, मत नंबर 2 फिर खंडन, विचार नंबर 3 फिर खंडन, ऐसे करके हम लोग जीएस में बस इतना ही काफी है, क्योंकि आपसे पूछेगा नहीं ये सब्जेक्टिव में। फिर ऐसे आप देखोगे, देखो मैं इसलिए क्लेम कर देता हूं ना, 18 साल से तो मैं ही पढ़ा रहा हूं और कभी नहीं आया है, तब भी मैं यही कहता था कि नहीं आएगा, आप जो चीज आएगा उस पर ध्यान दीजिए, आप जो पूछेगा आपसे। अब जैसे राजनीति भी हमने लिया था आपको, है ना, राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही होगी हड़प्पा की, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रहा होगा, क्या किसी राजा का शासन रहा होगा, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था रही होगी, क्या गणतंत्र रहा होगा, क्या रहा होगा। क्योंकि लिपि तो पढ़ी नहीं गई है, तो ये भी बताना बहुत मुश्किल काम है कि शासन कैसा रहा होगा। ठीक, लिखें आप यहां पे, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह विचार व्यक्त किया जाता है
कि किसी न किसी रूप में एक केंद्रीय शासन एवं स्थानीय शासन व्यवस्था का अस्तित्व ठीक है। यहां अपने ऑनलाइन में एक पूछ रहे हैं क्या हुआ नाज आपको? कुछ नहीं, बस पढ़ने यहां आए हैं हम लोग। उन्होंने अच्छा उत्तर दिया। तो फिर अगला लिख रहे कि नहीं दोस्त आपने हमें बनाया था। यार तुम क्या इसको हटाओ यार भाई, ठीक है ना, इसको हटा दो एकदम, ठीक है ना, बंद कर दो इसको एकदम। हाँ ठीक है, बंद कर दो इसको। बहुत मेहनत करना पड़ता है यार बोलने के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। एक स्टूडेंट को पढ़ाना भी अच्छा लगता है यदि वो पढ़ने वाला हो तो, ठीक है, क्योंकि बाई नेचर हम लोग पढ़ाना पसंद करते हैं, है ना। 5 स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बार पढ़ाया है, बहुत मजा आता है पढ़ने वाले हो तो, ठीक है। तो पढ़ाई ही पढ़ाई होनी चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं, ठीक है। लास्ट में फिर ऑन कर देना, ठीक है ना, ताकि बच्चों को लगे नहीं अपना, फिर शुरू में भी कर देना कुछ। अब इसमें क्या होता है ना, अच्छे बच्चों की चीजों पे भी नजर में डालता हूं तो वो चीजें गायब हो जाती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये सुविधा है कि यदि कोई सवाल ऐसा लगा कि किसी बच्चों को परेशान है तो नजर पड़ जाती है कभी कभी हमारी भी, चलो मैं जवाब दे देता हूं उसका, ठीक है। अब वो अच्छे बच्चे क्या होते हैं, इसमें कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिस जाता है वाली बात है, ठीक है, ये वही वाली बात है, ठीक है। कि आप कभी कुछ देख लिया, पढ़ लिया हमने, ठीक है, अरे ऐसी कोई बात है तो मन में रखो किसी के बारे में, ठीक है। पिटने वाला काम क्यों कर रहे हो तुम? पिटाई खाओगे तुम फिर, ठीक है। पढ़ने आए हो कि पिटाई खाने आए हो, ठीक है। भाई बहुत साफ साफ कह रहा हूं मैं, पढ़ाई करने आए हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक। इसके लिए और भी बहुत सारी जगह है, ठीक है, क्लास में आकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे किसी न किसी रूप में केंद्रीकृत व्यवस्था, ठीक है, देना जरा कॉपी एक बार, कोई नहीं। केंद्रीय शासन एवं स्थानीय शासन व्यवस्था का अस्तित्व रहा होगा, ठीक। ये बात कैसे कही जाती है? अब जैसे मान लो लोथल यहां पड़ता है, अहमदाबाद से नजदीक पड़ता है, गुजरात में, ठीक। और हड़प्पा कहां, आप पाकिस्तान के पंजाब में पड़ेगा। कालीबंगा कहां पड़ेगा तो राजस्थान में पड़ेगा। राखीगढ़ी कहां पड़ेगा तो हरियाणा में पड़ेगा। तो एक स्थल दूसरे स्थल के बीच में 700-800 किलोमीटर की दूरी भी है, 1000 किलोमीटर की दूरी भी है, लेकिन एक ही जैसा टाउन प्लानिंग दिख रहा है, नालियों की व्यवस्था दिख रही है, बड़े बड़े अनाज रखने के अन्नागार दिख रहे हैं, एक जैसी बाट, नापने की वस्तुएं, वजन करने वाली वस्तुएं, मापने की वस्तुएं। तो इतने बड़े क्षेत्र में एकरूपता कैसे हो सकती? केवल व्यापारी तो इसका माध्यम होंगे, बट केवल व्यापारी माध्यम होने से बात नहीं बनती। यदि एक जैसी शासन व्यवस्था नहीं तो दूसरा एक नए तरीके की व्यवस्था अपना लेगा, तीसरा नए तरीके की व्यवस्था अपना लेगा। इतने बड़े भूभाग में एक जैसी व्यवस्था, तो क्यों कहा जाता है कोई ना कोई केंद्रीकृत शासन व्यवस्था रही होगी। फिर आप देखोगे जैसे शहरों की बात की जाए तो एक कतार में सारी मकानें बनी हुई हैं। जैसे दिल्ली में मान लो एमसीडी है, डीडीए है। जब तक स्थानीय शासन नहीं हो, सड़कें बनी हुई है, नालियां बनी हुई हैं, बीच बीच में सफाई के साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। नालियों में बीच बीच में मेन होल बने हुए हैं और मेन होल के पास बहुत कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, यानी नीचे उतर करके सफाई की व्यवस्था जैसे आज सफाई की व्यवस्था थी। इन सब को देखने के लिए हम क्या देखते हैं, स्थानीय नगर प्रशासन। तो ऐसे ही अनुमान लगा जाता है कोई ना कोई केंद्रीय शासन रहा होगा और स्थानीय शासन। ऐसा क्यों कहा जाता है? लिखें आप इसमें, इसका आधार क्या है, लिख लें आप।
इस तर्क का आधार, इस तर्क का आधार क्या है? इसमें लिखते चले जाएं आप कि एक समान नगर नियोजन, लिख लें आप, एक समान नगर नियोजन कौमा एक जैसे मिट्टी के बर्तन कौमा ईंटों का आकार प्रकार कौमा वजन करने वाली वस्तुएं जिसको बाट कहते हैं, है ना, बटखरा या बाट, मन का, मन का को इंग्लिश में बीड भी कहते हैं ना, मैं बता दूंगा, मुहरें इत्यादि, एक जैसे मनके हैं, मुहरे हैं इत्यादि। तो हमने कहा आदान, ये संभव तो आदान प्रदान से ही होगा ना, एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जब तक कोई केंद्रीय शासन नहीं होगा तो संभव नहीं है, फिर अलग अलग व्यवस्था हो जाएगी कहीं पे भी। तो ये माना जाता है कि भाई कोई ना कोई केंद्रीकृत शासन, लेकिन हम ये नहीं कह सकते इसमें हम कि राजतंत्र था, कि लोकतंत्र था, कि सैनिक तंत्र था, क्या था नहीं कह सकते हम। ठीक, एक पॉइंट और लिख लें आप राजनीतिक व्यवस्था में कि यह भी माना जाता है कि शासन व्यवस्था में व्यापारियों का, यह भी माना जाता है कि शासन व्यवस्था में व्यापारियों का महत्व हो सकता है। ठीक, यह भी माना जाता है कि शासन व्यवस्था में व्यापारियों का महत्व हो सकता है। क्यों? इतनी दूर वस्तुओं को ले जाना, कुछ राज्य कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता होगा या व्यापारी शासन से बंधे हुए होंगे। तो राजनीति के बारे में बस हम इतना ही कोर अनुमान लग सकते हैं, ठीक है, कि भाई इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था रही होगी, इस प्रकार हड़प्पा का उदय हुआ होगा। उसमें हम स्टैंड क्या ले सकते हैं? तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सब स्टैंड ले सकते हैं बस। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, कला, ये पीटी में भी उतना ही उपयोगी है और मेंस में भी उतना ही। अब तक जो पढ़ रहे हैं मोटे तौर पे ये समझ बनाने के लिए और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। टॉपिक चूंकि पूरा कवर करना है हम लोग को, है ना। अब जो भी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, प्रारंभिक परीक्षा में भी इंपॉर्टेंट है और मुख्य परीक्षा में भी इंपॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे आपको हम एक दो सेक्शन अभी कवर हो जाए तो आपको मैं अभी विरासत का कॉन्सेप्ट आज बता दूंगा आपको मैं, विरासत क्या होता है उदाहरण के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए आप अर्थव्यवस्था के बारे में, हड़प्पाई अर्थव्यवस्था। ठीक है, हड़प्पाई अर्थव्यवस्था देखो, पूरे प्राचीन काल में, मध्यकाल में या मॉडर्न इंडिया में भी जब भी अर्थव्यवस्था शब्द आए तो हमें क्या ध्यान रखना है? अर्थव्यवस्था का मतलब कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, सिक्के, व्यापार, व्यापार के बाद परिवहन, सिक्के और शहर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग।
ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए, तो अभी आपने नहीं पढ़ा है मौर्यकाल के बारे में, बट आपके दिमाग में आना चाहिए कुछ खेती की बात करेंगे हम, पशुपालन की, शिल्प, व्यापार, परिवहन, सिक्के और शहर। आप में से किसी ने अभी जो कल क्वेश्चन डिस्कशन कराया था हमने, चूंकि आपका सिलेबस तो भी स्टार्ट ही हुआ है, उसमें एक सवाल पूछा है वैदिक काल में समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है। यदि आप में से किसी ने डिस्कशन देखा होगा तो हमने इसी अर्थव्यवस्था के पॉइंट को लेकर डिस्कशन, कृषि में ऋग्वेद में क्या था और उत्तर वेद में क्या था, क्या चेंजेस आया, सेम पैटर्न पर डिस्कशन भी करा दिया है। तो जैसे आपको चित्रकला का एक पैटर्न बताया, वैसे अब अर्थव्यवस्था का भी एक पैटर्न है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी हम इसका प्रयोग करने जा रहे हैं, कैसे लिखना है हम देखते हैं इसको हम, ठीक है। आइए अब जरा कृषि की बात करते हैं हम लोग। यहां लिखें आप पहला पॉइंट कि कृषि अधिशेष के बिना, अधिशेष का मतलब होता है अधिक उत्पादन, जरूरत से ज्यादा उत्पादन, सरप्लस। कृषि अधिशेष के बिना शहरी सभ्यता का विकास संभव नहीं है। शहरी सभ्यता का विकास संभव नहीं। अब खेती कहां होगी, तो गांव वाले क्षेत्र में होती है। अब जैसे अभी दिल्ली की बात करें हम लोग, जो पूरा शहर है ना, शहर का मतलब गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी। शहर के कई फीचर होते हैं, उसमें एक फीचर ये भी होता है हम सब नॉन अग्रेरियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। हम लोग जो खेती कर रहे हैं, मेरी खेती मैं पढ़ा रहा हूं और आपकी खेती है कि आप पढ़ रहे हैं। काम करना खेती का मतलब है। तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से ही तो अनाज आता है ना शहर को। इतने सारे शहर हैं, इसका मतलब कृषक अधिशेष था, और न केवल बल्कि शहर तक उसको लाने की व्यवस्था भी, तभी तो शहर सरवाइव कर पाएगा। तो शहर सरवाइव नहीं कर पाएगा, संभव नहीं है। लेकिन आप सभ्यता के कई स्थलों से सभ्यता के कई स्थलों से फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। तो जो उपयोग में लाते होंगे, किसी कारण से कहीं दबा रह गया या जले हुए फसल हैं, ज्यादातर जले हुए फसल हैं, उससे ना आसानी से उसका कार्बन मेथड से उसको पकड़ा जाता है क्या होगा ये। ऐसे तो फसल कहीं भी रख दो तो नष्ट हो जाएंगे वो तो, मतलब ठीक है। ये जो ज्यादातर फसल है सब जले हुए फसल हैं, कहीं रह गए हैं किसी कारण से, तो उससे अनुमान पता चला अच्छा ये सारे फसल प्रचलित हैं। तो नवपाषाण काल में हमने क्या देखा, गेहूं, जौ, कपास, इधर हमने देखा पूर्व की तरफ चना, मूंग तो चलो ईस्ट की तरफ था। साउथ में क्या देखा हमने, रागी, ज्वार, ऐसे करके हमने देखा। हिंद में हमने क्या देखा, चावल। ये सारे फसल तो भारत में है ही ना। सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कुछ फसलों के साक्ष्य मिलते लिखे, जैसे हड़प्पा से, लिखे हड़प्पा से गेहूं एवं जौ के लोथल से चावल के, ठीक, लोथल से, ठीक है ना, चावल कॉमा देके लिखे आप इसी में। लिखे आप बनावली से, बनावली जो एक जगह का नाम बताया था हमने, उत्तम किस्म के जौ का साक्ष्य, बेहतर किस्म के जौ का साक्ष्य, इत्यादि कर दीजिए। देखो शहर में खेती नहीं होती है, बट ऐसे कुछ हमें साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक, कृषि के समर्थन में अगला पॉइंट लिखें आप,
देखें कि बनावली और एक पाकिस्तान में जगह है चोलिस्तान, बनावली एवं चोलिस्तान से मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। यही लिखें आप, कालीबंगा से हल रेखा, खेती के लिए जो रेखाएं बनाई जाती हैं, हल रेखा का साक्ष्य, ये वाला आईएएस में एक दो बार पूछ भी चुका है प्री में। कालीबंगा से हल रेखा का साक्ष्य आईएएस प्री में पूछा है, कई एग्जाम में पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा से हल रेखा का साक्ष्य। ठीक, एक और लिखें आप सिंचाई के बारे में, यहां लिखें आप धौलावीरा, धौलावीरा से जल संरक्षण का साक्ष्य। धौलावीरा से जल संरक्षण का साक्ष्य। ठीक है, देखो सिंचाई तो आमतौर पे आज भी सबसे बड़ा स्रोत क्या है, बारिश। जब आज भी है तो उस समय भी बारिश थी। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई पानी वानी, नहर का पानी आ गया या कुछ ऐसा है, नदी का पानी आ गया, उससे भी सिंचाई कभी कभी हो जाती है या मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। प्लान्ड वे में सिंचाई की जानकारी बहुत नहीं मिलेगी आपको। एक मिलेगी धौलावीरा से, जहां पानी को खूब बहुत सारे जलाशय मिले हैं, पीने के काम में या सिंचाई के काम में इसका उपयोग आता होगा। ऐसे ही बलूचिस्तान में भी कुछ कुछ मिले हैं, तालाब जैसे, पौंड जैसे। और एक आपको हमने बताया था सुरतगुई में कल लिखवाया था नहर। प्राकृतिक सिंचाई तो है ही, बट आदमी कुछ प्रयास कर रहा है, इसके प्रमाण हमें धौलावीरा, बलूचिस्तान, सुरतगुई इत्यादि से स्थलों से मिल रहे हैं। अभी क्या हुआ, कृषि के बारे में हमने कुछ प्रमाण इकट्ठा कर लिए। अब ये जो मैंने आपको यहां लिखा है कि भाई ये प्रमाण पुष्ट करते हैं कि नहीं, उन्हें खेती का ज्ञान, शहरी सभ्यता का होना पुष्ट करता है, अनाजों की प्राप्ति पुष्ट करता है, और इस तरह के प्रमाण इस तथ्य को पुष्ट करते हैं खेती का ज्ञान। अब इतने सारे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, उसका रीजन है प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर। मुख्य परीक्षा में कोई एक बात भी मैं यहां लिख देता केवल अनाज के बारे में, तब भी पर्याप्त था, ये सब लिखने की जरूरत। जैसे हड़प्पाई लोगों को खेती का ज्ञान था, इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि हड़प्पा के कुछ एक स्थलों से, ठीक है, खाद्य फसलों के हमें साक्ष्य, जैसे, बस बात खत्म हो गई मेंस में। पर जब उदाहरण बहुत बढ़ा दिए जाएं, इसका मतलब वो डेलिबरेट आपको दिया जा रहा है इंफॉर्मेशन बढ़ा करके, क्योंकि सारे एनसीईआरटी के इंफॉर्मेशन है। सुन रहे ना सभी लोग, ये सारे एनसीईआरटी के इंफॉर्मेशन है। अब एनसीईआरटी के लेवल पे एटलीस्ट बच्चे तो पढ़ते रहते हैं ना उस किताब को, तो वहां से कम कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें भी अपने नोट्स में रखनी पड़ेगी और उसे याद भी रखना पड़ेगा। बट सांचा क्या हो गया, खेती, हड़प्पाई अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं हम। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, पशुपालन। आज ये लिखें आप, पशुपालन। ठीक है ना, पशुपालन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे नोटिस करो, 2600 ईसा पूर्व के पहले जब नवपाषाण काल था, तब से पशुपालन है। हड़प्पा सभ्यता भी तो उस क्षेत्र में है ना जहां पहले से नवपाषाणीन लोग हैं, जहां ताम्रपाषाण कालीन लोग रह चुके हैं। यानी जो ज्ञान नवपाषाण काल में है और जो ज्ञान ताम्रपाषाण काल में है, वो तो चूंकि ग्रामीण संस्कृतियों का ही तो विकास है ना हड़प्पा में, तो वो सारा ज्ञान तो पास ऑन तो होगा ही होगा। जैसे हमने लिखवाया कृषि के बारे में, तो हम कपास की खेती भी लिख सकते थे। क्यों,
मेहरगढ़ भी हड़प्पा का स्थल है, कपास की खेती के साक्ष्य वहां से मिल रहे हैं, कपड़ों के साक्ष्य मिल रहे हैं, कपड़ों के टुकड़े के साक्ष्य मिले, चांदी के फूलदान में कुछ टुकड़ा धागा चिपका हुआ रह गया है। जब वो चांदी की वस्तु मिली मोहनजोदड़ो में, और जब उसको देखा गया तो उसमें देखा गया कपड़े के उसमें अवशेष, कुछ कपड़े से बनी हुई मूर्तियां मिल रही हैं, जहां कपड़ों का मतलब उसमें छाप मिल रहा है, पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। कपड़ों का भी ज्ञान था हड़प्पा वालों को। कपड़ा कैसे बना लोगे बिना कपास का, तो कपास की खेती भी हो रही थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं पशुपालन। तो पशुपालन तो है, लेकिन आप यहां पे पहला पॉइंट लिखिए आपकी कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी लिख लीजिए आप, चूंकि शुरुआती स्टेज है, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल इत्यादि पशुओं को पाला जाता था। ये बात दावे से कैसे कहा जाता है, तो एक तो इनकी हड्डियां भी बहुत मिल रही है, जहां रिहायशी इलाका है वहां मिल रही है। मछली की हड्डियां जैसे मान लो बहुत मिलती है जहां रिहायशी इलाका है, मानव के साथ रह रहा है ना, तभी तो। दूसरा, जो आकृति वगैरह बनी हुई है, खिलौने बने हुए हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं इन सब की, उन सब में इनकी खूब तस्वीर मिलती है, मतलब मिट्टी से बने हुए खिलौने वगैरह हैं। तो प्रमाण के आधार पर कहा जाता है, और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कि पालतू पशु तो यही हो सकते हैं। आगे भी देखो, हम जो मान लो आज भी जानवर को पालते हैं, जैसे कोई गौ पालन कर रहा है मान लो एक पीढ़ी में, कोई पूछेगा क्यों कि पिताजी करते आ रहे थे, क्यों कि दादाजी करते आ रहे, क्यों कि परदादा करते आ रहे, कब से गौ पालन हो रहा है उस परंपरा में कौन जानता है। तो ये ज्ञान क्या होता है, समाज पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी को पास ऑन। पशुपालन का महत्व क्या है एक अर्थव्यवस्था में, सबको पता है। पशुपालन का महत्व आप देखेंगे, एक तो वैकल्पिक भोजन का स्रोत हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक समाज मांसाहार भी रहा है। आज जैसे देखोगे आप, या कई सौ सालों से पहले से भी शाकाहार मांसाहार की बात होती है, बट शुरुआती अवस्था में ऐसी कोई बात नहीं थी। शुरुआती अवस्था में सभी मानते हैं कि भाई मानव को जो सर्वाइवल हुआ है वो मतलब उसमें मांसाहार की बहुत बड़ी भूमिका। मानव के जो दांतों की बनावट होती है, जो एक दो दांत होते हैं अब धीरे धीरे बदल गए हैं वो, ऐसे जैसे आप कभी देखोगे बाघ का दांत देखोगे, जो दो बड़े दांत यहाँ पे होते हैं चीरने के लिए, जो फाड़ने के काम आते हैं ना, चीरने के काम, पेड़ के जो दांत होते हैं, वैसा ही दो उस तरह के दांत मानव के भी। ये सब वैज्ञानिक उसमें साइंटिफिकली प्रूव्ड है, मतलब ये ठीक है। तो लंबे समय से मानव भी इस परंपरा पर रहा होगा, फिर एक दौर के बाद परिवर्तन आया होगा, क्योंकि ये सब विकास यात्रा का परिणाम है। तो इसके आधार पर यह बात कह दी जाती है इन सब पशुओं को। तो जंगली पशुओं से भी ज्ञान है उनको, जैसे हाथी है, मतलब मान लो है ना, बाघ है, गैंडा है, ठीक है, इन सब पशुओं का भी ज्ञान है, इन सब की भी आकृति बनी हुई है। तो पशुपालन था। नवपाषाण काल में हमने क्या बताया, पशुपालन वैकल्पिक भोजन का काम करता है। बकरी वगैरह को तो चलता फिरता, भेड़ बकरी तो हमेशा परमानेंट चलता फिरता खाद्य भंडार माना जाता है। बकरी को आज भी लोग भोजन के वैकल्पिक साधन के तौर पे, कोरोना काल में पहली बार चर्चा में आया दिल्ली शहर के, मुझे ध्यान है जब कोरोना काल से जब पहली बार डेंगू का मच्छर, बहुत डेंगू बीमारी जो है आप देखोगे आप, तो बहुत चर्चा हुआ था 2010-12 के आसपास। तब दिल्ली में खूब चर्चा हुई, तो उस समय बकरी का दूध जो है बड़ा यूजफुल होता है। गांधी जी लंबे समय तक बकरी का दूध ही सेवन करते थे, ठीक है, उस और खूब चर्चा में आया था दिल्ली में पहली बार, है ना। तो पशुओं का उपयोग आप देखोगे रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैकल्पिक भोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या दूध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन सब दृष्टिकोण से महत्व। लिखना नहीं है बार बार, आपको एक समय के बाद लिखना बंद कर देंगे हम। जहां कृषि है वहां पशुपालन भी, खेती कैसे करेंगे आप पशु नहीं होंगे तो। इसी में एक पॉइंट और लिखें, हड़प्पा वासी घोड़े से परिचित थे या नहीं।
हड़प्पावासी घोड़े से परिचित है थे या नहीं? ठीक है, इसको लेकर कंट्रोवर्सी है, विवाद है। लिखे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं सुरकोतदा, सुरकोतदा से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ऐसा मानना, कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पावासी घोड़े से परिचित थे। अधिकांशतः विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। अधिकांशतः विद्वान इससे सहमत नहीं है। तो हम क्या माने, हम लोग कैसे स्टैंड लेंगे इसमें? हम लोग कभी, हो सकता है घोड़े, जब इतने पशुओं का ज्ञान है तो घोड़े का भी ज्ञान रहा होगा। पर जैसे आप देखोगे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं और घोड़े की गिनती के प्रमाण हैं। तो हो सकता है परिचय रहा हो, लेकिन लोगों के जीवन में इसका नियमित उपयोग, अब चूंकि इस पे कंट्रोवर्सी है, ये चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए भी है, थोड़ा और आगे चलिए तो मैं बताऊंगा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं भारत में, तो वैदिक कालीन जो लोग थे वही इस सभ्यता के संस्थापक भी थे। ठीक, कुछ लोग ऐसा कहते हैं जो वैदिक कालीन लोग थे वही इस सभ्यता के संस्थापक भी थे। इस तर्क को मानने में सबसे बड़ी बाधा यह आ जाती है कि वेदों में तो घोड़े का बहुत उल्लेख है, पर हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य, तो उनका तर्क बड़ा कमजोर पड़ जाता है जो लोग ये बात कहते हैं। ऐसे और भी कई तर्क हैं। जितना पीछे चलेंगे ना उतने ही कंट्रोवर्सी है। अब ये चर्चा का विषय है। अभी 3-4 साल पहले आईएएस प्री में जीएस में से एक सवाल पूछा था। इतनी सी बात हम जान रहे हैं, स्टैंड है, तो वहां हमें क्लियर हो जाएगा पीटी में। सुन पा रहे ना सभी लोग? क्लास चल रही है आपकी इंटीग्रेटेड, पीटी और मेंस दोनों को हम कवर कर रहे हैं। अभी 3-4 साल पहले, 5 साल पहले जीएस में एक सवाल देखेंगे कभी, जब आप एनालाइज करेंगे पीवाईक्यू, तो घोड़े के ऊपर हड़प्पा में एक सवाल पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था। हमने आपको बता ही दिया, हर 3 से 4 साल पर हड़प्पा से एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मुख्य परीक्षा में भी लगभग 3-4 साल में प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो घोड़ा को लेकर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है भारतीय समाज में। अखबारों में खूब चर्चा में, बीच बीच चर्चा में अचानक से आ जाएगा मैगजीन में। तो उसी बात को मैं निष्कर्ष के रूप में बताइए, विवाद क्यों है, हमें क्या स्टैंड लेना? हो सकता है परिचय हो, अरे हम स्टूडेंट हैं, हम कौन सा सुधारती हैं, कौन सा, हो सकता है परिचय हो यदि मिल रहा है तो, लेकिन नियमित उपयोग में यह अपवाद है। अपवाद को हम नियम, बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे तो हम मान लेंगे, हमें कौन सा इसमें आपत्ति है। हमें तो पढ़ने से मतलब है और एग्जाम में पास अच्छा नंबर लाने से मतलब है। समझ में आ रही बात ना? ये स्टैंड है इसमें। कृषि, पशुपालन। अब लिखें शिल्प, लिखे शहरी सभ्यता में शिल्प एवं व्यापार का विशेष महत्व होता है। शिल्प एवं व्यापार का विशेष महत्व होता है। ठीक है, शिल्प एवं व्यापार का विशेष महत्व होता है। लेकिन आप
हड़प्पा सभ्यता इसका अपवाद नहीं है। हड़प्पा सभ्यता इसका अपवाद नहीं है। अगला पॉइंट लिखें, हड़प्पाई स्थलों से बड़ी संख्या में अलग अलग शिल्पों के साक्ष्य मिलते हैं। अलग अलग शिल्पों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन लिखते चले जाएंगे। 7 8 9 एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन भी रहेंगे इसमें, है ना, एक जानकारी भी मिल जाएगी शिल्प कैसा था। तो आप लिखें, आप जैसे लिखें, आप धातु से निर्मित, यहां लिख लें आप धातु से निर्मित वस्तुएं। ठीक, और इसमें लिख लें आप पहले आप सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, धातु का ज्ञान था। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप लोहे का नहीं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, जैसे लोहे का ज्ञान नहीं है, ये भी आईएएस प्री में एक बार प्रश्न आ चुका है। जब कभी आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो इससे भी उस क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगला पॉइंट लिखें आप, धातुओं से आभूषण, आभूषण, बर्तन, उपकरण, मूर्तियों इत्यादि, आभूषण, बर्तन, उपकरण, मूर्तियां इत्यादि का निर्माण किया जाता था। ठीक, आभूषण, बर्तन, उपकरण, मूर्तियां इत्यादि का निर्माण किया जाता था। तो धातुओं से क्या बनाते थे हड़प्पा वाले लोग, तो ये सब जो चीजें आज बनाई जाती हैं, बर्तन, आभूषण, सोना चांदी के बहुत सारे आभूषण बर्तन वगैरह मिल रहा है। ठीक है, तो एक क्या हो गया आपका, एक शिल्प हो गया आपका धातु से निर्मित। ठीक, अब लिखें आप मिट्टी, लिखे मिट्टी से निर्मित बड़ी संख्या में बर्तनों एवं खिलौनों के साक्ष्य मिलते हैं। बड़ी संख्या में मिट्टी के बने हुए बर्तनों और खिलौनों, ये भी शिल्प था, बहुत भारी संख्या में मिल रहे हैं। ठीक, इसी में लिखें आप, बर्तनों पर लाल एवं काले रंग का अधिक उपयोग किया गया है। लाल एवं काले रंग का उपयोग किया गया है तथा वृत्त एवं वृक्ष, वृत्त यानी गोलाकार एवं वृक्ष इत्यादि की अधिकाधिक आकृतियां बनी हुई हैं।
इत्यादि की आकृतियां बनी हुई हैं। ठीक है। अब जैसे धातु के ना हथियार भी बनते थे, अभी अपने ऑनलाइन स्टूडेंट ने भी लिखा था, ठीक है, कि धातु से अस्त्र शस्त्र भी बनते थे, पर बहुत घातक हथियार नहीं थे, वो भी बनते थे इससे, वो भी शिल्प का एक हिस्सा था। ठीक है। तो जैसे धातु हो गया, मिट्टी हो गया, आमतौर पे आज भी देखोगे तो धातु के बहुत सारे शिल्प हैं, मिट्टी के बहुत सारे शिल्प हैं, हाथ से बनने वाले चीजें। इससे क्या होगा ना, शिल्प को पढ़ने का भी एक पैटर्न पता चलेगा आपको, धीरे धीरे आप उसको क्लासिफाई कर लोगे आप। ठीक, आगे लिखते हैं हम लोग, धातु मिट्टी के बाद चलते हैं, नेक्स्ट लिखें आप, लिखें पत्थर। ठीक है, धातु मिट्टी के बाद लिखें पत्थर। लिखें बड़ी संख्या में मोहरों, मनकों, बड़ी संख्या में मोहरों, मनकों एवं कुछ मूर्तियों के भी साक्ष्य हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त होते हैं। कुछ मूर्तियों के भी साक्ष्य हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मन को हम कुछ मूर्ति, जो मूर्ति की बात करें ना, हम अभी हम कला की बात करें ना, मूर्ति कला, वहां हम विस्तार से बात करेंगे। हम मूर्ति कला भी एक शिल्प है, एक तरह का हाथ की कला है वो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे मोहरों और मनकों के बारे में थोड़ा बात कर लें। अगला पॉइंट लिख लें आप इसी में, पत्थर वाले में। अधिकांशतः मोहरें सिलखड़ी नामक पत्थर से निर्मित थी। सिलखड़ी, ये थोड़ा मुलायम पत्थर होता है। अधिकांशतः मोहरें सिलखड़ी नामक पत्थर से निर्मित थी और वस्तुओं के पहचान में इसका उपयोग किया जाता था। कोई भी जो मुहर, मान लो कोई वस्तु है, जैसे मान लो ऐसा है, पैकिंग कर दिया गया, उसके ऊपर मुहर लगा दिया जाता था, सील बंद हो गया, आज भी ऐसा, तो ऐसा माना जाता है अधिकांश का उपयोग उसके लिए, पहचान के लिए किया जाता होगा। मुहर के बारे में और लिखें आप इसमें, देखिए मुहरों पर, मुहरों पर हड़प्पाई लिपि उत्कीर्ण है। हड़प्पाई लिपि उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण, इनग्रेव कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लिपि उत्कीर्ण है तथा बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में पशुओं को भी उत्कीर्ण किया गया है, उस पे पशुओं को भी। अब जैसे मान लो, सपोज दैट ये एक मुहर है, मान लो आयताकार ज्यादातर मुहर है, तो अब इस मुहर पे ना जानवरों के चित्र बने हुए हैं, बट पत्थर है ना, पत्थर पे तो आप कलाकारी कर, उसको तो इनग्रेव करेंगे आप उस पे, आप उसको आप मतलब, तो उसके लिए उत्कीर्ण वर्ड यूज करते हैं हम, क्योंकि आप कलरिंग तो करेंगे नहीं, इस पे आप कलर से बनाएंगे आप, तो इस पे लिपि उत्कीर्ण है, जानवर उत्कीर्ण है बड़ी संख्या में। तो मुहर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के लिए, है ना। एक पॉइंट और इसमें लिख लें आप, सर्वाधिक मुहरों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक मुहरों के साक्ष्य
मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। बारह सौ से ज्यादा मुहर, संख्या मत लिखिएगा आप, ठीक है। 1200 से ज्यादा मुहर मिल रहे हैं वहां ना। अब मुहर क्या है भाई, मुहर अपने आप में जैसे उस पर लिपि है और जानवरों के बहुत सारी आकृतियां उसमें हैं, तो उसे का अनुमान लगता है किस किस जानवर का ज्ञान रहा होगा, है ना, उसको देख करके। हम लोग क्या बात करें, पत्थर से निर्मित शिल्प में हमने मुहरों की बात कर ली, ठीक। ऐसे मन का क्या होता है, ये भी आप समझ लो एक तरह से मन का आभूषण जैसा होता है, या पशुओं के पहचान में, पशुओं के गले में बांध दिया जाता है। भाई बहुत सारे लोगों के पशु होते हैं ना, लोग सामूहिक अभी भी देखेंगे पशुपालन, गांव गांव में यदि चारगाह है तो समूह में लोग पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। तो किसका कौन गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है, पहचानने वाले तो पहचान लेते देखते देखते, बट कुछ ना कुछ पहचान मार्क भी उस पर वो अंकित, या तो देख के पहचान लेके अंकित कर देते हैं। अगला पॉइंट लिखिए आप, अभी चल रहा है हमारा पत्थर वाला ही है ना, पत्थर में लिखिए आप मनकों के बारे में। लिखें आप सेल खड़ी, यहां पे भी लिख लेंगे सेम, सेल खड़ी से निर्मित बड़ी संख्या में मनकों के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक, देखिए संभवतः इसका उपयोग आभूषण के रूप में तथा पशुओं के पहचान में किया जाता होगा। आभूषण के रूप में तथा पशुओं के पहचान के लिए या पहचान में किया जाता होगा। ठीक है, देखो मन का आज भी बहुत प्रचलित है, मन का जो है आज भी बहुत प्रचलित है। कहीं पे भी चले जाओ जहां थोड़ा पठारी पर्वतीय क्षेत्र है, पत्थर के बहुत सारे मालाएं वगैरह आपको भांति भांति की मालाएं आपको मिल जाएंगी, जो लोग पहनते हैं, धारण करते हैं ना, उस दौर में भी मिल रहा है। ठीक है, अब वही है कोई कीमती पत्थर का, केवल सिलखड़ी कहीं नहीं, दूसरे पत्थर से भी बनते थे, धातु से भी, बट सबसे ज्यादा सिलखड़ी नामक पत्थर के मिले, ये ध्यान रखिएगा। केवल सिलखड़ी से नहीं मिला है मुहर और मन का, बट सबसे ज्यादा मुहर और मन का मिला है किससे बना हुआ, सिलखड़ी से, सर्वाधिक। ये भी ध्यान रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में कभी ये हेल्प कर सकता है आपको। मूर्तियों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, धातु, मिट्टी और पत्थर। अब जैसे आपको मान लो कभी बात करना अचानक से कि गुप्तों के समय शिल्प, और आपने नहीं पढ़ा हो और आपको राइटिंग करनी है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, सुन पा रहे हैं मेरी बात, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं। जैसे आप लिखेंगे कि भाई बड़ी संख्या में मिट्टी की वस्तुएं बनाई, जैसे मिट्टी के बर्तन, बच्चों को खिलौने, मूर्तियां इत्यादि का निर्माण, ये कला के क्षेत्र में आम लोगों को रिप्रेजेंट। अब इसको दुनिया का कोई इतिहासकार भर कोई गलत नहीं काट सकता है इसको। पत्थर, आपको पता है भाई पत्थरों का उपयोग जो उस समय होता था, आप देखेंगे आप, है ना, तो मूर्तियों के निर्माण में हर युग में पत्थरों का कुछ ना कुछ उपयोग होता रहा है। ठीक है, तो धातु, हर दौर में धातु का ज्ञान है, जब एक बार शुरू हो गया तांबा के बाद से, तो और धातु का ज्ञान है तो आभूषण के प्रति लगाव है, उससे बर्तन बनेंगे, उपकरण बनेंगे, हथियार बनेंगे। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है कभी भी, जो मैं आपको भी कह रहा हूं धीरे धीरे कि आपको देखो एक समय के बाद देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह में राइटिंग बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर है। एंशिएंट मेडिवल इतिहास बस इंफॉर्मेशन याद रखना चुनौती है, तब जबकि मैं आपको संयमित तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं।
ठीक, तो वो एक चुनौती है जो आप चुनौती स्वीकार करना है आपको और याद रखना है। क्लास में लिखा रहे हैं तो कुछ महत्व है तभी लिखा रहे हैं उसको हम, ठीक है। तो हम किसी भी काल में हम ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, इसलिए कभी नहीं सोचना आपको उस काल में हमने नहीं पढ़ा है, धीरे धीरे मैं उस स्थिति में आपको ला दूंगा मैं, ठीक। आप बस पूरा स्ट्रक्चर पूरा लगते हैं क्लासेस अभी, सोसाइटी का स्ट्रक्चर हो जाए, धर्म का हो जाए, स्थापत्य का हो जाए, सबके स्ट्रक्चर है, साहित्य पढ़ने का एक स्ट्रक्चर है। एक एक बार जब सबका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, अच्छा ये बेस होता है पढ़ने का, ठीक है, तब काम आपको लगेगा बहुत ज्यादा नहीं है, बस उसके बाद इंफॉर्मेशन है, ठीक। तो 3 महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने कर ली, पत्थर हो गए। चौथा लिखे आप, पक्की ईंटों का निर्माण, पक्की ईंटों का निर्माण, ये भी बहुत बड़े पैमाने पे पक्की ईंटों का उपयोग हुआ। और ये जो पक्की ईंट है ना, ये ईंटों का आकार जो है आज की तरह है, आकार है आज की तरह। तभी तो आपने देखा होगा ना, जब रेलवे को बिछाया जा रहा था ट्रैक, जब पता चला सभ्यता के बारे में, तो लोगों ने ईंटों को उठा उठा करके अपना मकान, ठीक है, जैसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है ईंटों की आज जैसी बनी हुई ईंटें, और लगभग सभी शहरों में एक ही आकार प्रकार के ईंट। तो कोई तो अथॉरिटी रही होगी जो इंश्योर करती होगी ईंट ऐसा ही बनाओ, इस तरह का बात ज्ञान रहा होगा, परंपरा रही हुई। यह भी एक महत्वपूर्ण शिल्प था ईंटों का निर्माण। बाकी ईंट आपको पता है ही, मिट्टी से ईंटों का निर्माण होता है और पकाया जाता है। पकाने के लिए आप, उस समय कोयला वगैरह का तो ज्ञान था ही नहीं, ऑब्वियस जंगलों का उपयोग खूब बड़े पैमाने पे हुआ होगा। जितने बड़े पैमाने पे ईंटों का उपयोग किया गया है, उससे एक बात सच है कि बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई भी हुई होगी या की गई होगी। तो कभी कभी कहा जाता है इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया होगा, हो सकता है, जब आज बिगड़ सकता है तो तब भी बिगड़ सकता है, ठीक है। तो ईंट हो गया आपके, है ना। मकानों का जो निर्माण हो रहा है वो भी एक शिल्प है अपने आप में। अगला पॉइंट लिखें आप, मोहनजोदड़ो लोथल, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, मोहनजोदड़ो लोथल इत्यादि से हाथी दांत की वस्तुएं मिली हैं। हाथी दांत की वस्तुएं मिली हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहां आपने मन का लिखा है ना, मन का में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि चान्हू दड़ो और लोथल, ये दोनों मन का निर्माण के बड़े केंद्र थे। वहां लिख लें आप, मन का वाले में लिख लेंगे आप, चान्हू दड़ो एवं लोथल दोनों मन का निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र थे, ठीक है। मन का निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र थे, बड़े केंद्र थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है अभी, क्योंकि बहुत सालों से हड़प्पा पे सवाल आ रहा है ना। मन का सबसे ज्यादा कहां मिला है? चान्हूदरो और लोथल से। तो ऐसा माना जाता है कि वहां बड़े पैमाने पे मनकों का निर्माण सेंटर था वो, ठीक। तो हाथी दांत की बात हम लोगों ने कर ली है ना। हम क्या देख रहे हैं? महत्वपूर्ण। इसी तरह से एक और लिख लें आप, कपड़ों का निर्माण, कपड़ों का निर्माण ये भी एक शिल्प था। या एक उदाहरण लिख लें आप, मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से, ठीक है, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है।
कर लिया आपने, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य। ये हो गया आपका कपड़ों का निर्माण। तो ऐसे करके और भी कोई शिल्प लिखेगा आप तो ऐड करना है। हमें क्या था, फ्रेम बनाना होता है, हाथ से बनी हुई चीजें जो बनाई जा रही हैं, हमने एक फ्रेम बना लिया। तो शहरी सभ्यता का मतलब बहुत सारे शिल्प आपको मिलेंगे वहां पे, कोई भी शहरी सभ्यता में हाथ से। ठीक है, तो हम लोग अभी समय क्या चल रहा है हमारा इकोनॉमी में, कृषि, पशुपालन, शिल्प, तीन कंप्लीट हो गया आपका। अभी व्यापार है, परिवहन है, सिक्के और शहर है। हर बार आपको शिल्प इतना नहीं लिखना है, इसके बाद एक दो बार पशुपालन लिखेंगे, उसके बाद लिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि पशुपालन है, जरूरत है तो लिखिए, नहीं जरूरत है तो मत लिखिए आप, ऐसा वाला एक सिस्टम बन जाएगा अभी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने वाले व्यापार, थोड़ा इसको सुन लीजिएगा फिर हम आगे चलेंगे, लिखेंगे हम। व्यापार क्या होता है, एक होता है बाह्य व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड। बाह्य व्यापार हमेशा माना जाता है समुद्री मार्ग के संदर्भ में। ठीक है, या माना जाता है आप ये मान लो पाकिस्तान की बाउंड्री हो गई आपकी, ये हो गया अफगानिस्तान और इधर है पाकिस्तान हमारा, यहां पे हिंदुकुश पर्वतमाला है। ठीक है, सुलेमान है, किरथर है, बहुत सारे सीरीज यहां बने हुए हैं, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप। इसके उधर से व्यापार हो रहा है तो माना जाता है बाहरी व्यापार, या समुद्री मार्ग से हम कहीं व्यापार कर रहे हैं तो वो माना जाता है, इतिहास की किताबों में बाहरी व्यापार का ये सेंस लिया गया है। ठीक, व्यापार में बाहरी व्यापार समुद्री मार्ग से, या फिर आप देखोगे हिंदुकुश पर्वतमाला के पश्चिम से, वेस्ट से व्यापार होगा। और आंतरिक व्यापार में दो चीजें बहुत कॉमन होती हैं, एक गांव एवं शहर के बीच व्यापार, शहर है तो गांव से नियमित ट्रेड चल रहा है उसका, आसपास के गांव से, वरना शहर सरवाइव नहीं कर पाएगा। और दूसरा होता है विभिन्न शहरों के बीच में व्यापार, शहर और शहर के बीच में व्यापार। अंडरस्टैंडिंग के लिए जब आप कभी व्यापार पढ़ेंगे ना, बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं, घबराना कुछ नहीं होता उसमें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बाहरी व्यापार और आंतरिक व्यापार। ठीक, और फिर उस संदर्भ में कुछ कुछ बातें कर ली जाती हैं। तो हम लोग व्यापार के बारे में जरा लिखते हैं, लिखें आप। लिखें कि साक्ष्यों से यह स्पष्ट है ठीक है, साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार विकसित अवस्था में थी। विकसित अवस्था में थी। लिखें, बाह्य व्यापार में, बाहरी व्यापार में, बाहरी व्यापार में मेसोपोटामिया बाहरी व्यापार में मेसोपोटामिया बाहरी व्यापार में मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी से फारस की खाड़ी से, मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं।
अब देखो साक्ष्य में क्या होता है, आप गिनती नहीं कर सकते हो, आप समझने वाली बात है। जैसे यहां की बहुत सारी वस्तुएं मेसोपोटामिया के अलग अलग शहर से मिल रही हैं, ठीक। बहुत सारी वस्तुएं मेसोपोटामिया की, जैसे मान लो निपुर है, उर है, तिलस्मर है, ऐसे करके बहुत सारे शहर है जहां से मिल रहे हैं। मेसोपोटामिया की कम वस्तुएं भारत में मिल रही हैं, हड़प्पा में मिल रही हैं। दो अनुमान लगाया जाता है, या तो शायद हमें जरूरत नहीं रही होगी, या वैसी चीजें आती होंगी जो नष्ट हो गई होंगी, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है। फारस की खाड़ी से कम हमें साक्ष्य मिल रहे हैं, बट मिल रहे हैं। ज्यादातर साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो और लोथल से मिल रहे हैं, जो व्यापार के साक्ष्य वगैरह हैं, ठीक है। तो बाहर से साक्ष्य, इसी में लिखें आप, मेसोपोटामियाई साहित्य में, या मेसोपोटामियाई लेख कर लीजिएगा आप, मेसोपोटामियाई लेख में हड़प्पा, ब्रैकेट में कर लीजिएगा आप, हड़प्पा को वो लोग कहते थे मेलुहा। हाँ। हड़प्पा से व्यापार का उल्लेख मिलता है, हड़प्पा से व्यापार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लिख लिया आपने। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, आंतरिक व्यापार में इसका एक छोटा सा चार्ट जैसा बना लेंगे हम लोग, ऐसे लिखते हुए, आंतरिक व्यापार में जैसे तांबा है सपोज, ठीक है, तांबा राजस्थान, क्योंकि हर जगह तांबा के साक्ष्य मिलते हैं, तो एक खेतड़ी माइंस का उल्लेख मिलता है। हाँ, अभी भी है। तांबा कहां से आता था हड़प्पाई शहरों में सप्लाई, तो राजस्थान के खेतड़ी मान से, ठीक। देखो अफगानिस्तान हड़प्पा के शहरों का पार्ट है, इसलिए उसको हम आंतरिक में यहां पे ले रहे हैं, वरना वैसे हिंदुकुश के बाहर हम पढ़ते हैं तो बाहरी में काउंट करते हैं उसको हम, ठीक। जैसे टीन है, तो टीन का साक्ष्य हमें अफगानिस्तान से मिल रहा है। टीन जो है अफगानिस्तान से आता था हड़प्पाई शहरों में। ऐसे सोना है, उस समय कर्नाटक से संपर्क था। जो समुद्री शंख वगैरह होता है उससे भी वस्तुएं बनती थी, समुद्री शंख जो होता है उससे भी वस्तुएं बनती थी, और ये गुजरात इसका एक बड़ा केंद्र था, यहां से सप्लाई होता था। सिलखड़ी की बात हमने की थी अभी आपसे, सिलखड़ी नामक पत्थर की, ठीक है, सिलखड़ी नामक पत्थर की बात की थी मैंने आपसे। ये पत्थर गुजरात और राजस्थान, ठीक है, इत्यादि कर दीजिए आप, है ना। कुछ इंफॉर्मेशन है ऐसे, जैसे अभी तांबा का उल्लेख मिलता है कि ओमान से भी मंगाया जाता था, कभी कभी ऐसा उल्लेख है, छठी वाली एनसीईआरटी में भी इसका उल्लेख किया गया है ना, कि ओमान से भी मंगाया जाता था। कोई ऐसा प्रश्न आया नहीं है, बट इसकी भी संभावना रह सकती है, इसलिए हमने इसको यहां पे पिक किया है कि आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम व्यापार के बारे में क्या देख रहे हैं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल, बाहरी व्यापार भी था और आंतरिक व्यापार भी था, एक समझ बना ली, कुछ इंफॉर्मेशन ले लिया हमने। व्यापार के बाद हमारा अगला लिखें आप, परिवहन के बारे में। व्यापार में एक पॉइंट और लिख लेंगे आप, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि लिखें या समझ लें आप इसको, कि हड़प्पा के जितने भी शहर है ना, आप देखेंगे आप, ठीक है, वो सब नदियों के किनारे, ठीक है। तो व्यापार का तो उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है ही, क्योंकि हड़प्पाई शहर को नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं हम, तो व्यापार का उनके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान, लिखना नहीं, बस समझने वाली बात है। अब लिखिए परिवहन के बारे में, परिवहन के बारे में लिख लें आप, स्थल एवं जल,
दोनों ही माध्यम प्रचलित थे। ठीक है, इसी में लिखें आप। अब देखो, अब जैसे जल है, ऑब्वियस है, किसी न किसी रूप में नाव होगा। अब उस दौर के कोई नाव तो मिलते नहीं है, बट मिट्टी के बने हुए नाव की हमें आकृतियां वगैरह मिल जाते हैं। लोथल में एक बड़े बंदरगाह का साक्ष्य मिला है जो पक्की ईंटों से बना हुआ है। उसको डॉकयार्ड या गोदीबारा भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य में उसकी गिनती होती है ना। वो भी एग्जाम में पूछा गया है, मतलब लोथल के डॉकयार्ड के बारे में। और बहुत सारे बैलगाड़ी के चक्के वगैरह की आकृति आप देखोगे, या आगे चलकर कहीं दैमाबाद से जैसे है रथ जैसी आकृति आप देखोगे। एक अनुमान लगाया गया है कि बैलगाड़ी भी किसी न किसी रूप में प्रचलित रहा होगा, ऐसा अनुमान। तो परिवहन में क्या होता है, स्थल एवं जल दोनों माध्यम है। इसमें एक उदाहरण लिख लें आप। लोथल से मिट्टी के नाव एवं डॉकयार्ड, बंदरगाह कह लो आप इसको, जहां पे नाव रुकते हैं, मरम्मत होती है ना। लोथल से मिट्टी के नाव और डॉकयार्ड के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एविडेंस हैं। ठीक है, तो एक परिवहन में भी था इस तरह का। अब पानी वाला ही परिवहन ज्यादा महत्व रखेगा। बैलगाड़ी वगैरह की क्या स्पीड होगी जब घोड़ा नहीं है उस समय तो। पर व्यापार में तो रोल प्ले करता ही होगा, इतनी सारी वस्तुएं आ रही हैं जा रही हैं। परिवहन के बाद लिख लो आप सिक्कों के बारे में। सिक्कों के बारे में लिखें आप। लिखो आप कि सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। संभवतः ठीक है, संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित रही होगी। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित रही होगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिख लें आप शहरों के बारे में। लिखें आप, मिट्टी का नाव का खिलौना जैसा नाव मिला है। मिट्टी का नाव मतलब आप ये मत समझिएगा ट्रेवल करने के लिए नाव था मिट्टी का, ठीक है ना। उससे पता चलता है मिट्टी के नाव से कि हाँ नाव का ज्ञान उन्हें, मतलब कुछ नाव ऐसे भी जैसे आप देखेंगे कभी नाव में कपड़े ऐसे टांगा जाता है हवा के वेग को रोकने के लिए या दिशा देने के लिए। उसको पालदार नाव भी कहते हैं कई क्षेत्रों में, है ना। ठीक है, तो वैसे नाव के भी कुछ एविडेंसेस वगैरह मिल रहे हैं वहां पर हड़प्पा से। ठीक है, जैसे अभी एक बच्चे ने लिखा ये मिट्टी का नाव कैसे सर। ठीक है, जैसे कागज के नाव पे हम लोग यात्रा नहीं कर सकते, वैसे मिट्टी के नाव पे भी हम यात्रा, वो ये प्रमाण के तौर पे बताता है। ठीक है, लिख लें आप शहरों के बारे में। लिखें, हड़प्पाई शहर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम शहरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। प्रथम शहरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये प्रथम शहरीकरण को रिप्रेजेंट करती है जो हड़प्पाई शहर है। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन माना गया हड़प्पाई शहर को। इसी में लिखें आप, शहरीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण विशेषताएं ठीक है, शहरीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे कि
नियोजित मकान कौमा शासक वर्ग की उपस्थिति, शासक वर्ग की उपस्थिति, उपस्थिति कौमा विकसित शिल्प एवं व्यापार, विकसित शिल्प एवं व्यापार कौमा गैर कृषि कार्यों में संलग्न एक बड़ी आबादी, गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी कौमा जनसंख्या घनत्व, इत्यादि तत्वों को, इत्यादि तत्वों को हड़प्पाई शहरों में भी देख सकते हैं। इत्यादि तत्वों को हड़प्पाई शहरों में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पाई शहरीकरण को क्या कहा जाता है? पहला शहरीकरण। ठीक, हड़प्पा सभ्यता को नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये सब बड़े लोकप्रिय नाम है, जरूर आपने सुना होगा, है ना? ये सब चलते फिरते हमें ध्यान रखना है। नदी घाटी सभ्यता, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, है ना? अब शहर है, इस बात के क्या प्रमाण है? तो कुछ वर्ग किलोमीटर में बहुत सारे मकान, यानी जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। जब इतने सारे मिट्टी के मकान, मतलब ईंटों के मकान बने तो खेती वहां तो होनी नहीं है, यानी गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी। कुछ बड़े बड़ी इमारतें भी बनी हुई है, यानी शासक वर्ग वहां रहते होंगे। बड़ी संख्या में शिल्प और व्यापार, यानी विकसित अवस्था में रहा होगा। ये सब एक गॉर्डन चाइल्ड करके बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एक अध्ययन किया है कि भाई प्राचीन काल में शहरों में ये 8-10 लक्षण होने चाहिए। वी गॉर्डन चाइल्ड करके उन्होंने बताया है, उसमें ये 4-5 बातें भी बताई कि शहरों में, तो ये सारे लक्षण हमें हड़प्पाई शहर में भी दिखाई। तो हड़प्पाई शहरीकरण को हम पहला शहरीकरण भी कहते हैं। एक बार इकोनॉमी वाले सारे पॉइंट को आप रिवाइज कर लीजिए, क्या क्या लिखवाया मैंने आपको। इनफैक्ट आज जो भी लिखवाया सबको रिवाइज कर लीजिए आप। नियोजित मकान बोला, सब सारे पॉइंट्स बोले हमने आपको, है ना?
ठीक है, डन। तो एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है, एक बार पूरा इसको बाइंड अप करते हैं। क्लास की शुरुआत स्टार्ट हुई थी, आपको याद होगा, क्षेत्रीय प्रसार से, है ना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हड़प्पा के कौन कौन से स्थल मिले हैं, ठीक है, उसको वैसे याद रखना है आपको। प्रसार के बाद आपको याद होगा हम लोगों ने हड़प्पा की उत्पत्ति, ओरिजिन के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग बना ली। मिनिमम 2 पॉइंट्स हमने उसमें लिखे हैं, स्टैंड आपको क्या लेना है, ठीक। इसके बाद हड़प्पा की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमने आपको साफ साफ बता दिया कि देखो, दावे से कोई नहीं कह सकता कि हड़प्पा शासन व्यवस्था की प्रकृति क्या होगी, एक अनुमान लगता है कि केंद्रीकृत शासन रहा होगा। यहीं पर आपको याद होगा हड़प्पा की लिपि का भी हम लोगों ने उल्लेख, लिपि के बारे में भी 4-5 जानकारी आपको दी, ठीक। राजनीतिक व्यवस्था पे बात करने के बाद हम लोग हड़प्पाई अर्थव्यवस्था पे, अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से बिंदु होते हैं, कृषि से लेकर शहर तक, ठीक है। और सभी पे फिर हमने 1 बाय 1, जैसे हमने एग्रीकल्चर है कैसे प्रमाणित है तो उसका साक्ष्य हमने ले लिया, पशुपालन है तो उसके बारे में हमने बात कर ली, इंक्लूडिंग घोड़ों को लेकर के हमने बात की, वहां पे आपने देखा होगा, है ना। ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाइए, आप शिल्प, तो शिल्प में अलग अलग, है ना, बहुत अभी और भी चीजें इसमें ऐड हो सकती हैं, कुछ प्रमुख प्रमुख प्रोमिनेंट, कुछ एग्जाम्पल, जितना आप बढ़ाओगे लेंदी होता चला जाएगा। आपने देखा होगा मोहरों के बारे में, मनकों के बारे में हमने बताया, ज्यादातर सिलखड़ी स्टेटाइट के बने होते थे वो सब, है ना। सिलखड़ी को इंग्लिश में स्टेटाइट कहते हैं, बड़ा सॉफ्ट जैसा वो होता है, तो उसके बारे में जानकारी हमने आपको। शिल्प के बाद हमने व्यापार के बारे में उल्लेख किया, इसमें भी जानकारी बहुत सारी है, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग बना ली, कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिया। व्यापार के बाद परिवहन, स्थल जल दोनों मार्ग से होते थे परिवहन, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे आ गए, आपने देखा होगा सिक्कों के बारे में। देखो अनुसंधान का विषय, सिक्कों का साक्ष्य नहीं मिला है, यह आश्चर्य का विषय, कितनी लंबी लंबी दूरी का व्यापार हो रहा है, इतना विकसित सभ्यता है, कैसे सब कुछ मैनेज होता होगा। बट जो मोहर है वो सिक्कों के रूप में नहीं है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। सिक्कों का साक्ष्य यदि मिल जाए किसी तरह के एविडेंस तब तो एक अलग बात है, मिला नहीं है अब तक कोई साक्ष्य इस तरह का। शहरों के बारे में, पूरे भारतीय इतिहास में प्रथम शहरीकरण इसको माना जाता है। शहरीकरण के कुछ लक्षण मैंने आपको वहां लिखवा दिए थे, ठीक। तो ये हो गया हड़प्पाई आर्थिक जीवन के बारे में। अब आपसे ना जैसे सिंपल सवाल यहां लिखवा नहीं रहा हूं अभी आपको, जो कि और टॉपिक हमें पढ़ना है। मान लो अर्थव्यवस्था पे कोई सवाल आ जाए, हड़प्पाई अर्थव्यवस्था, कि भाई पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा वासियों के आर्थिक जीवन के बारे में संक्षेप में बताएं। वैसे भी जो हम पढ़ रहे हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो आपको सबके बारे में 2-2 लाइन लिखना, जो मैंने कहा लेवल 1 के सवाल हैं, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल हो तो पूछिए आप मुझसे। बाकी आप जनसंख्या के बाद सर क्या बोले हैं, मैंने क्या बोला जनसंख्या के बाद, देखो तो जरा एक बार। जनसंख्या घनत्व बोला था हमने, डेंसिटी, है ना, ठीक है, जनसंख्या घनत्व बोला था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं लिखाया, लोहिया जी हैं, कौन है ये, अब तो मैं नहीं लिखाऊंगा, ठीक। तो मजेदार बात क्या है, अभी एक आधा बच्चे को देखा उसमें नहीं, जैसे मान लो मैं आपको कुछ बता रहा हूं और आपको डाउट लगे तो आप सवाल कैसे पूछेंगे, आप मुझसे सर बताएंगे सर मुझे यहां डाउट लग रहा है, या आप तुरंत कहेंगे, मतलब बोलने की एक शैली होती है, ठीक है ना, आप तुरंत कहेंगे कि नहीं सर आप ये गलत बता रहे हो। इंटरव्यू में आपसे सवाल कुछ पूछेगा, नहीं सर आप गलत पूछ रहे हो, आप बाहर कर देगा आपको उठा के वहां से। यदि आपको कहीं लगता है कि कुछ नोटिस करना है तो सर यहां पे मुझे डाउट लग रहा है, इसको एक बार चेक करना होगा। बोलने की एक शैली होती है ना, मतलब बच्चे उसमें लगे भी रहते हैं, मतलब ठीक है, पता भी नहीं है फिर भी दिए जा रहे हैं, मतलब ठीक है, ज्ञान पे मतलब ज्ञान, है ना। ये तो इंटरेस्टिंग क्लास ने मेरी भी इच्छा करी कि मैं भी स्टूडेंट बनूं एक बार, मतलब ठीक है, मैं भी कुछ ऐसे ही टाइप किया करूं, है ना। कभी भी कहीं भी डाउट लगे तो आप क्वेश्चन मार्क लगाया करिए आप उसको, ठीक है ना, कंफर्म करिए उसको आप। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कभी कभी हो सकती है कोई डाउट वाली बात, ठीक है। तो कोई सवाल आपका हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि अब आगे जब टॉपिक चलेगा तो पूरा हो नहीं पाएगा आपका, ठीक है। तो क्लास अब हम यहीं पे रोकते हैं। हम व्यक्तिगत कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं यहीं पे हूं क्लास में भी, है ना। थैंक यू एवरीवन।